For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. एक बार लास्ट क्लास का रिकॉल कर लेते हैं, और अगर आपने लास्ट क्लास का नहीं देखी क्लास तो प्लीज एक बार देख लेना। चलो, लास्ट क्लास मतलब मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से बता रहा हूं, हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में हमने पहला सेक्शन पढ़ा एप्लीकेबिलिटी का। ये जो कंपनीज एक्ट है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है उनके ऊपर जिन्होंने अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा रखा है। यानी कौन रजिस्टर कराता है? जो भी कराते हैं वो कंपनी बन जाते हैं। क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं? नहीं। उनके लिए कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट। क्या एलएलपी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं? उनके लिए एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008। तो किन के ऊपर लगेगा? जो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। ऑब्वियस ही बात है वो क्या बन जाएगी? कंपनी। लेकिन क्या कुछ कंपनियां 2013 से पहले रजिस्टर्ड हुई होंगी? हाँ, तो उनको हमने बोल दिया प्रीवियस कंपनी लॉ, क्योंकि उस जमाने में चलता था 1956। क्या उससे पहले भी कोई कंपनी लॉ था? हाँ, तो उन सभी पुराने कंपनी लॉ को हमने क्या बोला? प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हुए हैं उनको आज से कौन सा लॉ मानना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं या सप्लाई करती हैं उनके ऊपर भी क्या लग जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा जो स्पेशल एक्ट के थ्रू आई है, लाइक एलआईसी एक्ट भी है और बॉडी भी है, आरबीआई एक्ट भी है और बॉडी भी है, तो उनके ऊपर भी कौन सा एक्ट लगेगा? कंपनीज एक्ट। इसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब पार्टनरशिप फर्म, मतलब एलएलपी, एक इंडिविजुअल भी, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लग सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नोटिफाई कर दे और क्या बोल दे इनके ऊपर कल से क्या लग रहा है? कंपनीज एक्ट। लेकिन ऐसे ही लगाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट में बातें होती हैं तब जाके वो एक्ट किसी पे लग सकता है। तो हमने पहला सेक्शन पढ़ा था कंपनीज एक्ट लगता किस पे। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ना शुरू किया, क्योंकि कंपनीज एक्ट हमारे कोर्स में सिर्फ 10 सेक्शंस का है। हमें सिर्फ कितने सेक्शंस पढ़ने? 1 से 10। उसके बाद जो 1 से 148 है वो कहाँ पढ़ेंगे? सी इंटर में। ठीक है, तो अभी आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप इस एक्ट के साथ थोड़ा घुल मिल जाओ, और घुलने मिलने से क्या होगा? इंटर में पढ़ना आसान हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी का मतलब पढ़ा था हमने। प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड कैपिटल उतनी हो जितना लॉ बताए, और इसके एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी हो। पहली बात, रेस्ट्रिक्शंस हो शेयर के ट्रांसफर को लेके, साफ साफ ये लिखा हो कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। जब हम 200 की काउंटिंग करेंगे तो जॉइंट शेयर होल्डर को एक मानेंगे, एंड जिन लोगों ने एम्प्लॉय होने की वजह से कंपनी के शेयर्स खरीदे थे उनको हम 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रोहिबिशन है कि आप पब्लिक को शेयर इशू सब्सक्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ स्पेसिफिक ऑफर दोगे, जनरल ऑफर नहीं दे सकते। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी। कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी अगर वो प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि अदर देन पब्लिक को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी अगर उसकी टर्नओवर 4 करोड़ से कम है, और कैपिटल 4 करोड़ से कम है, और टर्नओवर 40 करोड़ से कम है। दोनों के बीच एंड लगा हुआ है, यानी दोनों में से कोई सी भी एक लिमिट तोड़ोगे तो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। स्मॉल कंपनी क्यों बनना चाहेगी कोई कंपनी? क्योंकि उसे काफी सही रिलैक्सेशंस मिल सकती हैं। स्मॉल कंपनी होने की वजह से उसे शायद ये काम ना करना पड़े, वो काम ना करना पड़े, इसलिए स्मॉल कंपनी का मतलब जानना बहुत जरूरी है। एक प्राइवेट कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोल देंगे अगर उसकी टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, अगर उसकी कैपिटल 4 करोड़ से कम है। पहले जमाने में 50 लाख थी, फिर बढ़ के 2 करोड़ हुई, फिर बढ़ के 4 करोड़ हुई। अभी क्या लिमिट है? तो कहीं भी अगर कुछ ऊट पटांग लिखा नजर आए तो हर जगह चेंज कर देना। यहाँ क्या लिखा है? पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन, इसे काट देना और क्या लिख देना? नॉट मोर देन 4 करोड़। यहाँ लिखा है टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? काट दो इसको, नॉट मोर देन 40। हर जगह अमेंडमेंट करने की जरूरत है लॉ में। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? 440। आज से 1 साल पहले कितना था? उससे पहले 50 लाख और 2 करोड़। तो टर्नओवर बार अमेंड हो रही है, कैपिटल बार अमेंड हो रही है। इसके अलावा कौन स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता? अगर आप होल्डिंग कंपनी हो नहीं बन सकते, सब्सिडी हो नहीं बन सकते, सेक्शन 8 में काम कर रहे हो नहीं बन सकते, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट हो नहीं बन सकते, पब्लिक कंपनी हो नहीं बन सकते। कौन है जो स्मॉल कंपनी का दर्जा पा सकता है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर कैपिटल उस दायरे से कम है।
इसके अलावा हमने पब्लिक कंपनी पढ़ा था, जो प्राइवेट नहीं वो क्या, पब्लिक, और इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी, जितना लॉ बताएगा। लेकिन पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी को हम पब्लिक ही मानेंगे, बेशक वो कागजों में क्या है, प्राइवेट है, लेकिन हम उसे क्या मानेंगे, पब्लिक मानेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा हिंट दिया था कि एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है, ये ध्यान से सुन लो क्योंकि आज इसका लेना देना है। एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है तब जब वो किसी दूसरी कंपनी के कितना 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर ले। 50 से ज्यादा, इक्वल टू का साइन नहीं है, किसका साइन है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड करती है उसकी वोट पावर, तो हम क्या बोलेंगे, जिसने होल्ड किया वो होल्डिंग, जिसके होल्ड किए वो सब्सिडी। यानी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसके शेयर, आईजीपी के, आईजीपी कैसी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आईजीपी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कहलाएगी, होल्डिंग, एंड आईजीपी क्या कहलाएगी, सब्सिडी। लेकिन आईजीपी तो प्राइवेट है, लेकिन उस पर किसका रंग चढ़ गया, पब्लिक का। तो मुझ पे चढ़ा मेरे पिया का रंग, तो मैं भी हो गई पिया संग। तो मतलब पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी क्या कहलाएगी, पब्लिक, बेशक वो क्या है, प्राइवेट, लेकिन हम क्या मानेंगे उसको, पब्लिक। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और जो नहीं पढ़ा था उनको मैंने वीडियो देखने के लिए कहा था। जो नहीं देखी प्लीज आज जाके प्लीज खत्म कर लेना, वरना बर्डन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलो पेज नंबर 132 पे आ जाएंगे सब बच्चे। अपनी बुक का पेज नंबर 132, आईजीपी वाली बुक का ओपन करेंगे। कर लिया ओपन, नहीं किया तो स्क्रीन पर अपनी नजर रखेंगे। अभी हमने 3 कंपनियां पढ़ी, कौन कौन सी, पब्लिक प्राइवेट स्मॉल। आज हम पढ़ रहे हैं ओपीसी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी कंपनी होती तो प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम लोग चाहिए होते हैं 2, पब्लिक में मिनिमम चाहिए होते हैं 7, और ओपीसी में मिनिमम चाहिए होते हैं 1। प्राइवेट में मैक्सिमम हो सकते हैं 200, पब्लिक में मैक्सिमम हो सकते हैं इनफाइनाइट, और ओपीसी में मैक्सिमम होंगे 1, क्योंकि ओपीसी में मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। इसके साथ एक छोटी सी बात मुझे और बताओ, जब हम एक कंपनी का एमओए बनाते हैं, एमओए मतलब, नहीं ये तो फुल फॉर्म है, मतलब एमओए मतलब हम एक कागज पे क्या लिख रहे हैं कि कंपनी का नाम क्या होगा, क्या लिख रहे हैं, नाम क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपनी की कैपिटल क्या होगी, कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, कंपनी में शुरुआती मेंबर्स कितने, जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए, 2, पब्लिक में मिनिमम कितने चाहिए, 7। तो उनके यहाँ नाम आ जाएंगे सब्सक्राइबर कि भैया ये वो लोग हैं जो कंपनी शुरू करने के लिए तैयार हैं, और जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो यही लोग शेयर होल्डर भी बन जाएंगे। अभी क्यों नहीं पुकारे इनको शेयर होल्डर, पहले कंपनी तो बन जाए, फिर कंपनी शेयर इशू करेगी, फिर ये शेयर खरीदेंगे। तो अभी इन्हें क्या बोल रहे हैं, जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो रही तब तक इन्हें क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। और लास्ट, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। ये 6 बातें अगर आप किसी कागज पे लिख दें और रजिस्ट्रार को दे दें तो उस कागज को क्या बोलेंगे, मेमोरेंडम। यानी कंपनी ये बता रही है कि मैं इस नाम से धंधा करूंगी, मैं इतनी कैपिटल के साथ बिजनेस करूंगी, मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इस जगह होगा, वहां पे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे होंगे, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसी जगह पे होंगी। मेरा अगर शेयर है तो उसमें लाइबिलिटी 10 रुपए की है, तो लाइबिलिटी कितनी होगी पर शेयर, 10 रुपए, तो मेरी लाइबिलिटी इतनी होगी। मेरे कंपनी के शुरुआती मेंबर्स ये हैं, और मैं इस ऑब्जेक्टिव में डील करूंगी। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है उस पैसे को मैं इस जगह पे यूज करूंगी, मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है, मैं इसके बाहर काम कर ही नहीं सकती। इस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं। अगर आप इस एमओए में कभी भी कोई चेंज लाना चाहते हैं, जैसे मैं कंपनी का नाम बदलना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं हमारी कंपनी का नाम था यूनिलीवर, लेकिन मैं नाम रखना चाहता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मुझे शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी और शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा क्या शेयर होल्डर नाम चेंज कर लें। अब यूनिलीवर से हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहा हूं तो शायद शेयर होल्डर मान जाए, लेकिन बोल रहा हूं भाई यूनिलीवर से अपना नाम बदल के हम रखना चाहते हैं पप्पू प्राइवेट लिमिटेड, तो शायद शेयर होल्डर एग्री ना करें कि भाई इस नाम से तो हमारा धंधा ही नहीं चलेगा। तो अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूं, या ऑब्जेक्टिव क्लॉज चेंज करना चाहता हूं, या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहता हूं, तो लगता है सेक्शन 13, और सेक्शन 13 कहां पढ़ेंगे, सी एंटर में।
फाउंडेशन में कितना सेक्शन है, 1 से लेके 10। तो तो नाम कैसे चेंज करें? तो नाम चेंज करने के 2 रूल में से एक रूल एप्लीकेबल होगा और उसे हम बोलते हैं एसआर। दो तरीके से धंधा, दो तरीके से कोई भी काम हम शेयर होल्डर से अप्रूवल ले सकते हैं। एक तरीका है एसआर और एक तरीका है ओआर। ओआर मतलब फुल फॉर्म ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब हाँ कहने वालों की संख्या ना कहने वालों से ज्यादा हो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ पार्टी करें, तो अगर आप 51 बच्चों ने बोला हाँ करो एंड 49 बोला बच्चों नहीं सर पार्टी मत करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, तो पार्टी हो जाएगी। क्यों? 51% हाँ बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा पास कराऊं तो यहाँ जो ना कहने वालों की संख्या है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, उससे ज्यादा होनी चाहिए हाँ कहने वालों की संख्या। मतलब अगर 40 लोगों ने बोला नहीं सर पार्टी मत करो, तो मुझे हाँ कहने वाले कितने चाहिए? 121, उससे ज्यादा। आई बात समझ? तो आपको क्या लगता है ज्यादा आसान क्या है पास करवाना, ओआर या ऐसा? क्योंकि ओआर में तो बस एक ज्यादा चाहिए, लेकिन ऐसा में तो 3 गुना से ज्यादा चाहिए। तो ऐसा पास करवाना आसान है मुश्किल है? तो नाम चेंज करने के लिए बताओ ओआर पास करवाएं या ऐसा? तो सेक्शन 13 कहता है, सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपको मेमोरेंडम में कोई चेंजेस करवाने हैं तो ऐसा पास होगा। यानी नाम चेंज करने के लिए कितने लोग हाँ बोलें? मुझे ऑब्जेक्टिव चेंज करना है। आप सबने मुझ में इन्वेस्ट किया कि मैं कोचिंग क्लासेस का धंधा करूं, और आपको मुझ पर भरोसा है कि ये टीचर ना कोचिंग क्लास में बहुत छापेगा और छाप के प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में बाद में हमें डिविडेंड मिलेगा। तो आपने मुझ में क्यों इन्वेस्ट किया? छाप सकूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपके पैसे से ना अब मैं आपके पैसे से जलेबी और समोसे बना के बेचूंगा, तो आपको मेरी शेफ स्किल्स पे भरोसा थोड़ी ना, आपको मेरी टीचिंग स्किल्स पे भरोसा था, इसलिए आपने मुझ में इन्वेस्ट किया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप सबका पैसा अब जलेबी समोसे बनाने में वेस्ट करूंगा, तो मुझे आपसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मुझे क्या कहेंगे? 40 बच्चे कह रहे हैं हाँ सर कर लो, अब मुझे कितने बच्चों की हाँ चाहिए? एटलीस्ट 121। तब जाके मैं नए ऑब्जेक्टिव में पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो समझ रहे हो ना कितने लोग हाँ बोले? एटलीस्ट 3/4 से ज्यादा बोलो हाँ। देखो ना तो एक दो करते ही करते हैं, इसलिए क्या बोला, कितने लोग हाँ करें? एटलीस्ट 3 गुना से ज्यादा लोग हाँ करेंगे, तो हम क्या मान के चलेंगे कि शेयर होल्डर्स को कोई आपत्ति नहीं है आपके नए टाइप के धंधे में। आई बात समझ? तो मेमोरेंडम में कुछ भी चेंज करते हैं तो क्या होता है? एसआर पास होता है। अब एक नॉर्मल कंपनी में कितनी चीजें होती हैं एमओए में? 6। पहला नेम, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल, लाइबिलिटी, सब्सक्राइबर एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन अगर आप ओपीसी कंपनी खोलेंगे, कौन सी कंपनी खोलेंगे, तो इसमें एक और क्लॉज होता है, उसका नाम है नॉमिनी क्लॉज। क्या नाम है? नॉमी नॉमिनी नॉमिनी क्लॉज और जाएगा। मतलब फील करना, फील करना, फील करना। लॉ मेकर ऐसा मानता है, प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होते हैं? 2। लॉ मेकर ऐसा मानता है कि 2 लोग एक साथ नहीं मरेंगे। मर सकते हैं, मर सकते हैं, बट लॉ मेकर का क्या मानना है? नहीं मरेंगे। पब्लिक कंपनी में कितने लोग होते हैं? 7। लॉ मेकर का मानना है कि 7 लोग एक साथ नहीं मरेंगे, एक साथ नहीं मरेंगे शेयर होल्डर, ऐसा मानता है, बट मर तो सकते हैं। तो अगर सपोज पब्लिक कंपनी है और 6 लोग मर गए, तो जो एक बचा वो जो बेसिक कार्रवाई होती है, जो बेसिक वर्किंग होती है, वो एक उन 6 के लीगल ए के नाम पे क्या करवा देगा? शेयर ट्रांसफर। और दोबारा से कितने शेयर होल्डर हो गए? 7। इसलिए कहते हैं कंपनी परपेचुअल रहती है, कंपनी कभी मरती नहीं, कंपनी चलती रहती है, क्योंकि शेयर होल्डर मरने के बाद वही शेयर किसके हो जाते हैं? लीगल ए के। तो जो जो बेसिक प्रोसेसिंग थी, वर्किंग थी, वो किसने करवा दी? एक ने। जो जिंदा रह गया बोलो हाँ। क्योंकि लॉ मेकर मानता है कि 7 लोग एक साथ नहीं मरेंगे, ऐसे 2 लोग एक साथ मर सकते हैं। लॉ मेकर मानते हैं नहीं मरेंगे, बट एक तो कभी भी मर सकता है ना। इसलिए स्पेशली ओपीसी के लिए स्पेशली लॉ मेकर ने कहा कि ओपीसी का मेंबर तो एक ही होता है, तो वो एक नॉमिनी फॉर्म भरेगा और उसमें क्या बोलेगा कि मैं अगर मर गया, मैं अगर इंसेन हो गया, पागल हो गया, तो उस केस में ये नॉमिनी मेंबर बनेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक नॉमिनी क्लॉज में एक नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा। अब सपोज मैं एक ओपीसी फर्म खोल रहा हूं और मैं नॉमिनी वाई को चुनता हूं कि वाई मेरा नॉमिनी है, कल अगर मैं मर गया या मैं इंसेन हो गया तो
कौन बनेगा मेंबर? तो मैं पहले से ही ना लिख के जा रहा हूं कि मेरे मरते ही, मेरे इंसेन होते ही ये बंदा कंपनी संभालेगा, ये बंदा कंपनी का मेंबर कहलाएगा। तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनी। क्या बोलेंगे? अच्छा, नॉमिनी जिसको बनाऊंगा, क्या उससे भी प्रायर रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी? मैं अपना नॉमिनी वाई को बना रहा हूं, 10 रुपए का शेयर था, मैंने 6 रुपए दिए, मेरे बनते ही कौन बन गया मेंबर? वो। अब अगले 4 रुपए किसको देने पड़ेंगे? उसको। तो वाई भी तो पहले एक अपनी कंसेंट दे, सहमति दे, भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो भी तो बोले हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं, तभी तो रिलेशनशिप बनेगा। तो अगर मैंने बोला कि भाई ये मेरा नॉमिनी है, तो वो नॉमिनी भी तो कहे हाँ मैं हूं। तो कंपनी से कहता है कि वो रिटन में कहे। कैसे कहे? हमने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटन फॉर्म तो इट शुड बी इन। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि भैया आपको कैसे कंसेंट चाहिए? रिटन में। तो वो रिटन कंसेंट ओपीसी को दे देगा, ओपीसी ये कंसेंट आरओसी के पास जमा कर देगा, देखो भैया मैंने वाई को चुना और ये वाई की कंसेंट। अब क्या वाई और ऋषभ गौर के बीच कभी भी मनमुटाव हो सकता है? वाई कह रहा है मेरे को नहीं बनना तेरा नॉमिनी, तेरी ऐसी की तैसी, या मैं कह रहा हूं मैं नहीं बनाता तेरे को अपना नॉमिनी, तेरी ऐसी की तैसी। और ऐसा करने से क्या होगा? मैंने वाई को हटा के जी को नॉमिनी बना दिया, फिर जी को हटा के ए को बना दिया, फिर ए को हटा के बी को बना। तो मैं ऐसे कितनी बार नॉमिनी चेंज कर सकता हूँ? जितनी बार मेरा मन करे। वो जब छोड़ के जाना चाहता है जा, जैसी छोड़ के जाएगा नया नॉमिनी। तो नॉमिनी चेंज करूंगा तो बताओ क्या चेंज हो रहा है? एमओए। एमओए चेंज होगा तो कौन सेक्शन लगेगा? 13 लगेगा। तो क्या पास होगा? मतलब कितनी बार ऐसे चेंज कर सकता हूं, बार बार ये पंगे। तो लॉ मेकर कहता है कि अगर आप ओपीसी में नॉमिनी चेंज कर रहे हो तो मेमोरेंडम चेंज होने वाले जो लॉज हैं, यानी सेक्शन 13 जो लगता है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अगर आप नॉमिनी चेंज कर रहे हो तो मान के चलो मेमोरेंडम चेंज हो ही नहीं रहा, बट हो तो रहा है। लेकिन क्या मान के चलो? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मतलब जो रूल्स लगते मेमोरेंडम चेंज होने वाले सेक्शन 13 ऐसा वैसा जो लगता, वो लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? अरे हाँ, पक्का। वापस ओपीसी में पहली बात क्या पढ़े, कितने मेंबर होते हैं? एक। दूसरा, ओपीसी में एक स्पेशल बात, मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा? नॉमिनी। नॉमिनी जिसको बनाओगे उससे क्या लोगे? प्रायर। प्रायर पहले रिटन कंसेंट, फिर आप उसे नॉमिनी बना सकते हो। लेकिन नॉमिनी तो बार बार चेंज हो सकता है, वो छोड़ के जा सकता है, या आपका मन कर सकता है किसी और को बनाऊंगा नॉमिनी। तो इस केस में आप जब भी नॉमिनी चेंज करेंगे तो एमओए चेंज होगा। लेकिन लॉ मेकर क्या कह रहा है? ऐसा मानो, ऐसा डीम करो, ऐसा सोचो कि मेमोए चेंज नहीं हुआ, यानी सेक्शन 13 ऐसा वैसा ऐसा कोई लॉ लगाने की जरूरत। वैसे ओपीसी में ऐसा लगता भी कैसे? तो हाँ है ना। अरे बोलो हाँ। तो हम कह रहे हैं लगाओ भी मत, मतलब लॉ साफ लिख के कह रहे हैं लगेगा भी नहीं तो लगाओ भी मत ना। अरे बोलो हाँ। ठीक है। एक छोटी सी बात और, अगर मैं ओपीसी खोलना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ओपीसी ओपन करना चाहता हूँ तो मेरे लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है? और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कि मुझे उस देश का नागरिक होना पड़ेगा। अगर मुझे इंडिया में ओपीसी खोलना है तो मुझे पास इंडिया की क्या होनी चाहिए? नेशनैलिटी। नेशनैलिटी प्लस प्लस मैं नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब एक कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकती, आईजीबी प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी नहीं खोल सकती। क्यों? क्योंकि आईजीबी प्राइवेट लिमिटेड क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या मैं ओपीसी खोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मैं सांस ले सकता हूँ, मैंने माँ के पेट से जन्म लिया। क्या एचएफ ओपीसी खोल सकता है? एचएफ एक आर्टिफिशियल पर्सन है, करता क्या है? वो एक नेचुरल पर्सन है। अरे हाँ। क्या एलएलपी ओपीसी खोल सकती है? नहीं, क्योंकि एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या नहीं है? नेचुरल पर्सन नहीं है। तो ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन ओपन व्हाट? ओपीसी। इसके अलावा आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कब में? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कब में? पिछले, यानी इससे पहले वाले में आप 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 रेसिडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अरे ये एन क्यों लिख दिया मैंने? रेसिडेंट होने चाहिए। कितने दिन? मोर देन इक्वल टू का भी साइन लगा रहा हूं। कितने दिन? 120 दिन। आपको इंडिया में पिछले साल कितने दिन बिताने? इसमें अमेंडमेंट आई है, अभी आपको 120 ही याद करना है। देखो दिखा भी दूं मैं आपको, अभी आपको 120 ही याद करना है, ठीक है? 120 ही याद करना है। लेकिन पहले ना किसी जमाने में, आज से 2.5 साल पहले,
ये 182 हुआ करता था, 182। 182 इज जस्ट अ हाफ ऑफ 365। 365 का हमारा ईयर होता है, बोलो हाँ। तो पहले जो लॉ था वो क्या था? इंडिया में आधे साल तो रहो, अगर आपको ओपीसी बनानी है और चलानी है तो इंडिया में रहना भी तो पड़ेगा। ये वाले रूल्स प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के मेंबर्स के ऊपर नहीं है। क्यों? दो मेंबर हैं, एक इंडिया से बाहर है लेकिन एक चला रहा है। पब्लिक में 7 है, दो इंडिया से बाहर है लेकिन 5 तो इंडिया में चला रहे हैं। लेकिन ओपीसी में तो एक ही मेंबर है, तो उसके ऊपर एक क्राइटेरिया लगा कि तो इंडिया में कितने दिन रहेगा, एटलीस्ट रहे। पहले ये कितना था? एटलीस्ट 6 महीना। अब घट के कितना हो गया? 120 दिन के आसपास, बोलो हाँ। महीने नहीं लिखे, डेज ही लिखे, यानी 31 और 30 का महीना होता है, तो काउंट कर कितना हो जाए? 120। अच्छी बात यह कि ऐसे भी ऐसे घटिया क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि एक बंदा इंडिया में था, फिर इंडिया से बाहर गया, फिर इंडिया में वापस आया, फिर इंडिया में इतने दिन था, फिर बाहर गया, फिर वापस आया, बताओ कितने दिन। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे वरना आपको काउंट करना पड़े। अरे फिर इसमें बहुत ऐसे फैल सकते हैं। हवा वो इंडिया से बाहर जा रहा था या इंडिया में आ रहा था, लेकिन फ्लाइट को जगह नहीं मिली, इसलिए फ्लाइट हवा में अटकी हुई है क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना, बोलो हाँ, 120 दिन के चक्कर में। तो अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन आ नहीं रहे, ठीक है, बट आ सकते हैं। हम तैयार रहेंगे उन क्वेश्चनों के लिए, हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। वापस 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 वापस। लॉ मेकर ने क्या बोला है? 120। सर अच्छा कहा से 120 याद कर रहे थे, 182 डेज क्यों बता रहे हो? पता होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट अभी 2 मिनट में दिखाऊंगा, अभी 2 मिनट बाद दिखा दूंगा मैं आपको कि मैं क्यों उटपटांग बातें कर रहा हूं और क्यों बता रहा हूं कि इससे पहले लॉ क्या था। इसको बताने की मेरी इंटेंशन क्या है, मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा। लॉ की पढ़ाई की है तो प्रूफ करना, एविडेंस के साथ बातें रखेंगे। खैर छोटी चीज वापिस वापिस। पहले 182 था, अब कितना हो गया? तो आपको 120 ही याद रखना है। आपको याद क्या रखना है? 120। वापिस आए तो आपके अंदर 3 चीज होनी चाहिए। पहली चीज क्या? आप देश के नागरिक हो, यानी कि आप फॉरेन रेसिडेंट इंडिया में ओपीसी खोल सकते हैं। क्या नोरा फतेही इंडिया में ओपीसी खोल सकती है? बेशक इंडिया में 120 दिन से ज्यादा रह ली, लेकिन तू क्या नहीं है? तेरे पास हमारे देश की नागरिकता नहीं है, तो हमारे देश की सिटीजनशिप नहीं रखती, तू वोट नहीं कर सकती इंडिया में। जैकलिन फर्नांडिस रहती बेशक हो, नेशनैलिटी नहीं है उसके पास, तो वो ओपीसी नहीं खोल सकती। शाहरुख खान इंडिया का नागरिक है, नेचुरल पर्सन है, लेकिन ये भी चेक करेंगे ना, क्या पता मूवी की शूटिंग में दुबई गया हो, तो ये भी चेक करेंगे इंडिया में कितने दिन रहा हो, 120 दिन, तो आप क्या ओपन कर सकते हो? ओपीसी। ये जो रेसिडेंट है किस साल का देखेंगे? प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी चेक कर लेते। अगर एक इंसान 19 से लेके 20 में, मतलब 2019 से लेके 2020 में इंडिया में 130 दिन रह लिया, बेटा सुनने पे फोकस करेंगे, 130 दिन रह लिया, तो क्या वो 2021 में ओपीसी का मेंबर बना रह सकता है? क्योंकि पिछले साल 120 दिन रह लिया, मेंबर बना रह सकता है। लेकिन इस साल किसी वश वो 119 दिन इंडिया में रह पाया, तो क्या वो 21-22 में मेंबर बना रह सकता है? नहीं, उसे मेंबरशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई नया बंदा ओपीसी का मेंबर बनेगा। इस साल उसने 122 दिन इंडिया में बिता दिए, तो अगर जो नया बना था, अगर वो मेंबरशिप त्यागता है, तो क्या पुराना वाला बंदा 22-23 में मेंबर दोबारा बन सकता है? वो भी तब बनेगा जब पुराना त्यागेगा। अगर वही है तो वो नहीं बनेगा। तो क्या ये बन सकता है? हाँ, क्योंकि दोबारा से कितने दिन रह लिया। तो इस साल बने रहने के लिए पिछला साल देखेंगे, इस साल बने रहने के लिए पिछला साल देखेंगे, इस साल बने रहने के लिए पिछला साल देखेंगे। यानी किसी को अपनी मेंबरशिप अगर गंवानी नहीं है तो कुछ भी करके इंडिया में कितने दिन बिता? 120 दिन। तभी तो अगले साल भी क्या बना रहेगा? ओपीसी का मेंबर। तो ओपीसी का मेंबर बने रहने के लिए कितने फीचर्स चाहिए? पहला, नेशनैलिटी, नेचुरल पर्सन एंड 120 दिन मिनिमम, एटलीस्ट 120 दिन। उससे ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये रूल जब मेंबर पे लग रहे हैं, तो क्या यही रूल नॉमिनी पे भी लगेंगे? हाँ, लॉ मेकर कहता है कि नॉमिनी भी तो मेंबर बनेगा, तो नॉमिनी में भी सेम रूल लगेंगे। यानी नॉमिनी भी कैसा होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, इंडिया में नेशनैलिटी, एंड थर्ड रेसिडेंट कितना? 120 दिन से बाहर। अच्छा, नॉमिनी या मेंबर कौन नहीं बन सकता? माइनर नहीं बन सकता। कौन नहीं बन सकता? एंड अनसाउंड पर्सन तो बन ही नहीं सकता। अरे बोलो हाँ।
अगर आपने ओपीसी ओपन किया है तो आप सेक्शन 8 कंपनी का काम नहीं करेंगे। सर सेक्शन 8 कंपनी कौन? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जो प्री एंडल नहीं, रिसीट और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। ठीक है, जैसे कोई मंदिर था, उसने अपने आपको सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड करा लिया, तो वो मंदिर है, वो प्रॉफिट के लिए तो बना नहीं है, किसके लिए बना है? नॉट फॉर प्रॉफिट। इस्कॉन, इस्कॉन क्या है? मंदिर है, लेकिन वो रिलीजियस पर्पस के लिए खुला हुआ है। कंपनीज एक्ट में अगर सपोज रजिस्टर्ड भी है तो वो ओपीसी का काम नहीं, ओपीसी सेक्शन 8 का काम नहीं कर सकती। सर ओपीसी के अलावा, ओपीसी के अलावा एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल काम, जैसे बजाज फिनसर्व है, मुथूट फाइनेंस है, तो ये लोन तो देते हैं लेकिन बैंक थोड़ी ना है, तो नॉन बैंकिंग बट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आप ये वाला काम नहीं कर सकते। ओपीसी अगर चाहे तो अपने वो कन्वर्ट करा सकती है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में। हाँ है ना? हाँ, एक जमाने में यानी आज से 2.5 साल पहले ये था कि अगर आपको कन्वर्ट कराना है तो आपको अपनी कैपिटल 50 लाख से बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ानी पड़ेगी। एक जमाने में लॉ था, लेकिन अभी के हिसाब से लॉ क्या है कि आप जब चाहो तब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो, कभी भी हो सकते हो जब आपका मन करे। लेकिन पहले क्या लॉ था? ओपीसी से प्राइवेट बनना चाहते हो, क्योंकि ओपीसी में तो एक मेंबर है, आप चाहते हो कि 3-4 मेंबर हो जाए, तो आपको तो प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी। आप चाहते हो मैं पब्लिक से पैसा ले सकूं, तो पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट कितनी कैपिटल? 50 लाख, या एटलीस्ट कितनी टर्नओवर? 2 करोड़। ये 2 साल के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। ये कभी जमाने में लॉ था, अभी क्या लॉ है? जब चाहे तब कर लो, कैपिटल है नहीं है, टर्नओवर है नहीं है, कर लो। अब ये नया लॉ है। मैं क्यों बता रहा हूँ पुराना लॉ? पता होना चाहिए, नहीं ऐसे तो क्या क्या पता होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे हो गए 14 साल पढ़ाते पढ़ाते, तो क्या मुझे अपना 14 साल का एक्सपीरियंस पता होगा? मेरे को कंपनी लॉ कहां से कहां तक का पता होगा? मैंने 1956 भी पढ़ा होगा, बिकॉज मैं 2009 से टीचिंग में हूँ। 2013 में कंपनी लॉ 2013 आया, तो उसके बाद से तो जो भी लॉ है वो तो मुझे पता ही होगा। लेकिन क्या मुझे पता होगा कि कंपनीज एक्ट के हालात 1956 से पहले कैसे होंगे? नहीं, क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुआ। कौन पढ़ता है पुराने लॉ? हमें कौन सा लॉ पढ़ना चाहिए? क्या आप आज पढ़ोगे सर्विस टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है? जीएसटी आ गया, क्यों पढ़े पुराना लॉ? वैट अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना लगता है। दारू पे आज भी जीएसटी नहीं लगता, दारू पे वैट लगता है, तो उसके लिए पढ़ेंगे, बाकी पुराने वाले थोड़ी ना पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको पुराना लॉ फिर भी पढ़ा रहा हूँ, क्यों? अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्लीज एक बार रिकॉल करेंगे, प्लीज एक बार रिकॉल करेंगे। हमने कहा ओपीसी खोलने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? एक। ओपीसी खोलना है तो एक इंसान से आप ओपीसी खोलेंगे, मैक्सिमम भी एक होगा, मिनिमम एक होगा। ओपीसी खोलना है तो एमओए में क्या ऐड हो जाएगा? नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज मतलब मेरे बनने पे ये, या मेरे पागल होने पर ये बंदा मेंबर बनेगा। इसका मतलब जिसको आप बना रहे हो उससे क्या लेनी पड़ेगी? प्रायर, प्रायर पहले रिटन कंसेंट, रिटन कंसेंट। वो रिटन कंसेंट वापस ले सकता है, हाँ, तो नया नॉमिनी बना दो। आपका मन कर रहा है चेंज करने का, नॉमिनी चेंज कर दो। तो आप जब नॉमिनी चेंज करोगे तो क्या होगा? तो एमओए चेंज होने पे क्या होता? सेक्शन 13 ऐसा ये सब लगता। हम कह रहे हैं ऐसा मानो एमओए चेंज हुआ ही नहीं। नेक्स्ट, अगर मुझे ओपीसी खोलना है तो ओपीसी खोलने के लिए मेरी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? मैं नेचुरल पर्सन, मैं नेशनलिस्ट और रेसिडेंट होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल में 120 दिन मिनिमम, मिनिमम। यही रूल किस पे लगेगा? नॉमिनी पे भी। अगर मुझे कंपनी ओपीसी ओपन करनी है तो मैं सेक्शन 8 वाला काम नहीं कर सकता, मैं एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं जब चाहूं अपने आप को पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए पहले कोई क्राइटेरिया था, अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, अब आप जब चाहे कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, हो ही हे। चलो, एक छोटी सी बात। अगर 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 मैं ओपीसी अगर मैं ओपीसी 1 ओपन कर रहा हूं और ऋषभ गौर उसमें क्या है? मेंबर है, तो वो ऋषभ गौर ओपीसी 2 का मेंबर नहीं हो सकता, ऐसा लॉ कहता है। अगर वाई ओपीसी 1 का नॉमिनी है तो वाई ओपीसी 2 का
नॉमिनी नहीं हो सकता। लॉ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन लोग तो लॉ का मिसयूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैं मेंबर नहीं हो सकता ना, मैं नॉमिनी हूं। ये नॉमिनी नहीं हो सकता ना, लेकिन ये मेंबर तो हो सकता है। तो लोगों ने लॉ का मिसयूज करना शुरू कर दिया। लॉ मेकर को क्या करना चाहिए था, लिख देना चाहिए मेंबर भी नहीं हो सकता, नॉमिनी भी नहीं हो सकता। लेकिन लॉ मेकर ने क्या लॉ लिखी, अगर तुम यहाँ पे मेंबर हो तो किसी और ओपीसी के मेंबर नहीं हो सकते, अगर तुम यहाँ नॉमिनी हो तो तुम किसी और ओपीसी के मेंबर नॉमिनी नहीं हो सकते। ये था लॉ। लोगों ने मिसयूज कर लिया, वो यहाँ का मेंबर यहाँ नॉमिनी बन गया, यहाँ का नॉमिनी यहाँ। अब सपोज यहाँ वाई टपक जाता है, अब ऋषभ गौर यहाँ क्या बन गया, मेंबर। और मेंबर बनते वो नॉमिनी तो रहा नहीं। अब मैं एक नया नॉमिनी फॉर्म भरूंगा, सपोज मैंने जी को क्या बना दिया, नॉमिनी। और यहाँ जो वाई मरा, मैंने यहाँ पे ए को क्या बना दिया, नॉमिनी। लेकिन अब ऋषभ गौर तो दो जगह मेंबर है ना, तो यहाँ पे 6 मंथ का समय देती है कंपनीज एक्ट, और क्या बोलती है, चुनाव कर लो ऋषभ किसका मेंबर बने रहना है। यानी मुझे मेंबरशिप एक की तो त्यागनी पड़ेगी, उसमें मुझे कुछ समय दे दिया, कितना समय, बट रहूंगा मैं एक का ही। तो या तो मैं ओपीसी में बने रहूंगा या फिर ओपीसी में, वो मैं चुनूंगा, वो आप चुनेंगे। लेकिन एक मेंबर दो ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता, एक नॉमिनी दो ओपीसी का नॉमिनी नहीं हो सकता। बट क्या यहाँ का मेंबर वहां नॉमिनी, वहां का नॉमिनी यहाँ मेंबर हो सकता है? वो कब पंगा होगा, जब कोई एक मरेगा और कोई ऊपर आएगा। हाँ हाँ, ओ गुड। अगर आप इस पूरे के पूरे ओपीसी का कहीं भी लॉ में कॉन्टरवेंशन करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, ब्रीच करते हैं, कॉन्टरवीन करते हैं, तो पेनल्टी है मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं कितनी पेनल्टी है, 10,000। कितनी कितनी, 2,000 हो सकती है, हाँ 4,000 हो सकती है, हाँ 6,000 हो सकती है, हाँ 12,000 हो सकती है, नहीं मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कोर्ट बोल सकती है इतनी पेनल्टी दो, प्लस 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 1,000 रुपए मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम पर डे, पर डे। यानी कोर्ट क्या बोल सकती है, चलो 10,000 रुपए दो और 800 पर डे दो, जब तक उस गलती को ठीक नहीं कर देते। सपोज मैं 120 दिन पिछले साल इंडिया में रहा नहीं, लेकिन मैं फिर भी इस बार मेंबर बना हुआ हूं, मेरे को मेंबरशिप हट जानी चाहिए थी, लेकिन मैं तो बना हुआ हूं, क्या मैं कॉन्ट्रावीन कर रहा हूं ओपीसी के लॉ का? अरे हाँ है ना। तो पेनल्टी क्या लगेगी, 10,000 प्लस 1,000 रुपए मैक्सिमम पर डे। यानी गवर्नमेंट कोर्ट क्या बोल सकती है, 10,000 तो आप ये देंगे और 800 रुपए पर डे की पेनल्टी और देंगे, तो लग सकती है। 1,000 है ना पर डे मैक्सिमम, 800 हो सकती है क्या, 1,200 पर डे लग सकती है, नहीं मैक्सिमम कितनी लग सकती है, कब तक, जब तक आप उस गलती को ठीक नहीं कर देते। तो ये पेनल्टी है, ये कॉन्ट्रवेंशन का लॉ है कि कोई अगर ओपीसी के जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन करता है, यानी ओपीसी कौन सा काम कर रही है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वाला काम कर रही है, तो पेनल्टी क्या होगी, 10,000 मैक्सिमम और 1,000 रुपए पर डे मैक्सिमम। ये दोनों एंड है, मतलब वो भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, या दोनों मिला के भी हो सकती है। हाँ है ना। अगर ओपीसी सेक्शन 8 काम कर रही है तो कॉन्ट्रावीन। ओपीसी में आप नेशनल, इंडिया में नेशनैलिटी नहीं रखते और फिर भी ओपीसी के मेंबर बने हुए हो, उल्लंघन। तो लॉ में कोई भी उल्लंघन करोगे तो क्या पेनल्टी है, ठीक है। आओ जल्दी से लॉ पढ़ते हैं, आओ लॉ पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, ये लॉ कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज। हम रूल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि ओपीसी की परिभाषा तो बड़ी आसान है। ओपीसी की परिभाषा पढ़ो, सेक्शन 2 क्लॉज 62 में ओपीसी की परिभाषा पढ़ो, क्या डेफिनेशन है, ओपीसी एज अ कंपनी विच हैज ओनली, वाओ कितनी प्यारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, रूल्स में रखा है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ओपीसी के रूल्स बता दो, कहां क्या बता दो, और रूल्स कहां मेंशन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। क्या रूल है पहला, ओपीसी में कितने मेंबर होंगे, एक। इसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, जैसे प्राइवेट कंपनी की बता नहीं रखी, पब्लिक की बता नहीं रखी, ऐसी यहां भी बता नहीं रखी। द मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी शेल इंडिकेट क्या, नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शेल, कब, इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्टेक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। इसी को हमने क्या बोला, नॉमिनी। तो मेमोरेंडम में किसका नाम झलकेगा, नॉमिनी का। अगर मैं मर जाऊंगा, मैं इंसेन हो जाऊं, तो अब कौन बनेगा कंपनी का मेंबर, ये बनेगा, मुझे ये नाम लिखना पड़ेगा। द अदर पर्सन जिसका नाम मैं मेमोरेंडम में लिख रहा हूं, वो क्या दे, अंडरलाइन कर लो, क्या दे, प्रायर रिटन कंसेंट दे। नेक्स्ट, सर सच अदर पर्सन कभी भी क्या अपना कंसेंट वापस ले सकता है, मुझे नहीं बनना।
तो ऐसे केस में द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज कर सकता है क्या, नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी, और कंपनी ये बात किसको बता देगी, रजिस्ट्रार, कि भैया हमने अपना नॉमिनी क्या कर दिया है। अगर नॉमिनी चेंज किया तो क्या चेंज हुआ, एमओए। तो एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शेल नॉट बी डीम, ऐसा माना नहीं जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, कि एमओए में कोई ऑल्ट्रेशन हुई भी है, क्योंकि अगर मान लिया जाता तो ऐसा सेक्शन 13 वो सारे रूल्स लग जाते। बोलो हाँ, अरे हाँ, एक सेकंड, हाँ जी, समझ पाए, अरे हाँ, आगे बढ़े। कौन बन सकता है ओपीसी का मेंबर या ओपीसी का नॉमिनी, ओनली अ नेचुरल पर्सन, अंडरलाइन कर लो, हु इज, वेदर इंडिया में रहता है या नहीं रहता, बट इंडिया में कितने दिन रह ले, बस 120, नॉट लेस देन 120, मतलब 120 भी रह लेगा तो चलेगा, इमीडिएटली पिछला पिछला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सर मेरे को स्क्रीन पे ले लेना, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट व्हाट, सर मेरे को स्क्रीन पे ले लेना, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी एंड शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी। तो मेंबर के ऊपर भी सेम रूल है और नॉमिनी के ऊपर भी सेम रूल है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन, या नो पर्सन शैल बिकम नॉमिनी इन मोर देन, तो लॉ में क्या लिखा है, मेंबर हो तो मेंबर नहीं बन सकते, नॉमिनी हो तो, लेकिन लोगों ने क्या मिसयूज किया, मेंबर नॉमिनी, नॉमिनी मेंबर, पंगे कब आएंगे, जब कोई मरेगा, और ये बंदा मेंबर 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 मेंबर, 6 महीने का समय, सोच ले किस कंपनी का मेंबर बने जाना चाहता है। माइनर कभी भी मेंबर या नॉमिनी नहीं हो सकता, एंड सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड या कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, ऐसी कंपनी कौन सा बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का काम नहीं कर सकती। अगर आप ओपीसी में कोई भी रूल तोड़ते हो तो पेनल्टी कितनी है, कौन चुकाएगा ये, 1 पर्सन कंपनी और जिस ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया होगा वो, दोनों या दोनों में से किसी एक के ऊपर, वो कंपनी वो कोर्ट डिसाइड करेगी, तो उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम कितनी, एंड मैक्सिमम कितना, 1000 एवरी डे। कब तक, जब तक गलती नहीं सुधारते। इसके अलावा पैनल मेंबर कितने होते हैं, सोल इकलौता, डायरेक्टर भी मिनिमम कितना होता है, एक, मिनिमम एक मेंबर, मिनिमम एक डायरेक्टर तो ओपीसी में होना चाहिए। हालांकि मेंबर मैक्सिमम भी कितने होंगे, एक, डायरेक्टर मैक्सिमम वो हम पढ़ेंगे, प्राइवेट में चाहिए होते हैं 2, पब्लिक में चाहिए होते हैं 3, डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, एंड ओपीसी में चाहिए होते हैं मिनिमम 1, मैक्सिमम हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, फाउंडेशन में इतना मत सीखो, ठीक है, हजम तो हो जाएगा, लेकिन इतनी ज्ञान का क्या करना जो किसी काम का ना हो। तो सर फिर वो वाला ज्ञान क्यों दिया, 182 वाला वो ज्ञान क्यों दिया, 50 लाख या 2 करोड़ टर्नओवर वाला, क्योंकि मैं आपको पहले नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहता हूं, कौन से अटेम्प्ट का, जब अमेंडमेंट नहीं आई थी, ये कोविड से पहले का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था, पढ़ो, मिस्टर अनिल फॉर्म्ड अ व्हाट ओपीसी, किस तारीख को, 2018 को, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स, द टर्नओवर ऑफ द ओपीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज अबाउट कितना, क्या मैंने आपको कोई टर्नओवर जैसी चीज पढ़ाई, मतलब यहाँ यहाँ बुक में है कोई टर्नओवर जैसी चीज, वो तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, पहले था कुछ, ठीक है, तो ये उस जमाने का क्वेश्चन दिखा रहा हूं जब ऐसी कोई चीज हुआ करती थी। तो वो कह रहा है, उसका दोस्त कह रहा है कि भाई मेरे को ना एक ओपीसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तेरी, यानी कितने मेंबर बन जाए, 2, तो ओपीसी में 2 मेंबर तो हो ही नहीं सकते, कितने हो सकते हैं, तो भैया मुझे ओपीसी से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी में, तो दे वॉलेंटली वांट टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी। आप बताएं क्या अनिल ऐसा कर सकता है, क्या ओपीसी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है, ये 2019 का क्वेश्चन है, उस जमाने का क्वेश्चन का आंसर देख लो, पहले क्वेश्चन का आंसर देख लो। वो कह रहे हैं सर यस अनिल कैन कन्वर्ट ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी, ये तो हो गया कंक्लूजन, क्या हो गया, कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्योंकि कोई भी कंपनी ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अगर 2 साल तक, शुरू होने के 2 साल तक उसकी उसकी जो कैपिटल है वो कितने से बढ़ जाए, 50 लाख, या उसकी टर्नओवर कितने से बढ़ जाए, 2 करोड़ से ज्यादा। जब तक ऐसा नहीं बढ़ेगी तब तक वो ओपीसी किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती 2 साल तक, प्राइवेट या पब्लिक में। और इस लॉ के हिसाब से टर्नओवर कितनी हो गई,
तो क्या वो बन सकती है? अरे हाँ है ना। उस जमाने का कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन आज के कंक्लूजन और कॉन्सेप्ट से मैच, कंक्लूजन तो सेम है, कन्वर्ट तो हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट पहले अलग था, 50 लाख और 2 करोड़। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, आईसीए ने नवंबर 2022 में सेम क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन तक सेम, मतलब आईसीए की कंजूसी देखो। अनिल, अनिल को सुनील ही कर दो। ओपीसी 16 पर, अबे डेट तो चेंज कर दो। लेकिन ये क्वेश्चन है अमेंडमेंट के बाद अभी 2022 में। फॉर मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कहां से बना रहा है ये भी? द टर्नओवर ऑफ 2.25 करोड़ ही है। डिट्टो। उसका दोस्त कह रहा है भाई मैं तो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है? कैन अनिल डू सो? कुछ बच्चे लिखाए आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन, क्योंकि हमारे टीचर ने तो टर्नओवर जैसी कोई चीज पढ़ाई ही नहीं, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं। पहले गंदी चीज फिर सही चीज, कि अब टर्नओवर जैसी कोई चीज, अगर मैंने आपको टर्नओवर जैसी कोई चीज पढ़ाई नहीं होती और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता, आप कहते टर्नओवर, सर ने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं। और आप क्या बोलते, जब हमने पढ़ा नहीं तो क्या आंसर करें? लेकिन एक शिष्टाचारी स्टूडेंट जो टीचर पे बहुत बिलीफ रखता है, उसने क्या कहा, टीचर ने क्या पढ़ाया था, कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है प्राइवेट और पब्लिक में, तो वो टर्नओवर इग्नोर करता, बोलो हाँ, और क्या लिखता, हाँ कन्वर्ट हो सकती है। बट आईसीए ना अपनी गलती नहीं मानेगा कभी। आईसीए के लिए क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स, मतलब एक्चुअली में क्या पुराना बासी हो चुका है? आईसीए कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था, बोलो हाँ। आईसीए के लिए ऊपर ना एक बहुत मीम फेमस है, एक मीम है, मीम मीम समझते हो ना? तो मीम क्या फेमस है आईसीए के ऊपर? आईसीए ने एक क्वेश्चन पूछा, एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ जो सब्जी बनाने में काम आती है और लोग उसे एज अ सैलेड भी यूज करते हैं, वो लाल कलर की होती है और वो ट्रिंग ट्रिंग करती है। एक सब्जी जो ट्रिंग ट्रिंग करती है, लाल कलर की है, सब्जी बनाने में भी काम आती है और उसे एज अ सैलेड भी खा सकते हैं। सबके दिमाग में टमाटर आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्यों? ट्रिंग ट्रिंग तो नहीं करता टमाटर। तो आईसीए बाद में बोलेगा ट्रिंग ट्रिंग तो मैंने मजे में पूछा था, टमाटर ही था आंसर देखो ये क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा हूं अब, 2022 के क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा हूं, 2022 के क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा हूं। देखो आईसी ने क्या बोला, यस ओपीसी कैन वॉलंटरी कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी, कुछ कुछ कंप्लायंस फुलफिल करके। टर्नओवर जैसा कोई पंगा नहीं, टर्नओवर वो इंफॉर्मेशन तो इमटेरियल है। क्या लिखा है? जब बच्चे नवंबर 2022 का पेपर देके बाहर निकले, कहते सर आपने टर्नओवर तो पढ़ाया नहीं। मैंने कहा बेटा वो तो जरूरत ही नहीं थी ना, मैंने आपको क्या पढ़ाया, कभी भी कन्वर्ट कर सकती है। सर टर्नओवर, बेटा जब पढ़ाई नहीं तो इग्नोर करो। नहीं सर ऐसा, महान लोग, बच्चों ने ऐसे पंगे किए क्योंकि बच्चों से तो हुआ नहीं, जो समझदार थे वो कर रहे हैं, जो नहीं गए वो आउट ऑफ कोर्स चिल्ला रहे हैं। फिर महान 2-3 यूट्यूबर, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी, वन ऑन यूट्यूबर को खोल के दिखा था कि कौन से वो महान यूट्यूबर हैं, वो कह रहे हैं सच में आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है और आईसीआई आपको ग्रेस मार्क्स देगा। आईसीआई सीबीएसई नहीं है जो ग्रेस मार्क्स दे दे। और वो महान, उसकी व्यूज भी 2.5 लाख बेटा, 2.5 लाख व्यूज। तो आर्ट्स बच्चे, अरे यूट्यूब, यूट्यूब पे कौन फेमस होता है? मैं आपसे आज बोलूं आईसीआई कॉपी गलत चेक करता है, आईसीआई का क्वेश्चन गलत है, क्या गलत करने वाले संगत स्टूडेंट ज्यादा होंगे? 25% रिजल्ट निकला है इस बार, 75 तो फेल हुए। तो गुस्सा ज्यादा कौन होगा, 75 वाला 25 वाला? 75 वाला बोलेगा कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई, 25 वाला बोलेगा कभी कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई, वो तो कहेगा ठीक है। अरे हाँ है ना, 75 वाला हमेशा क्या बोलेगा? जिसके लॉ में अभी 75 मार्क्स आए, वो क्या बोल रहा होगा, ऋषभ सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन किसी के 21 भी आए होंगे, क्या पता कोई फेल भी हो मुझसे पढ़ के, वो क्या बोलेगा, घटिया पढ़ाता है पापा। मतलब अपने पापा को बोल रहा होगा ना, पापा ने पूछा होगा कि बेटा नंबर क्यों नहीं आए, पापा ऋषभ को ऐसा घटिया पढ़ाते हैं। लेकिन 75 वाला क्या बोल रहा होगा, मैं भी ऋषभ को से पढ़ा हूं। तो जो अच्छा बच्चा होगा वो भी अच्छे मार्क्स लाएगा, जो बेकार होगा वो अपने ऊपर थोड़ी ना लेगा, क्योंकि पापा तो उसकी पिटाई करेंगे ना, पापा सर ये अच्छा नहीं पढ़ाते। तो वह इंसान अपनी बात से, नेगेटिविटी से दूर होता है, पॉजिटिविटी के साथ जाता है। तो मेरे क्वेश्चन कहने का मतलब है, आई से गलती नहीं मानेगा, आपको क्वेश्चन तमीज से पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज इमटेरियल है, क्या चीज ट्रिंग ट्रिंग है।
या आपको समझना पड़ेगा? मैं क्या कर दूं? वो मैं क्लास के बाद दिखा दूंगा कौन सा ये यूट्यूबर था। तो उस यूट्यूबर के, अब बताओ बच्चे 2,50,000 वाले यूट्यूबर की व्यूज को ज्यादा तवज्जो देंगे या मैं तो इस बैच में 850 बच्चे पढ़ा रहा हूँ ना, तो लास्ट टाइम भी करीब 850 के आसपास बच्चे थे, कुछ पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले कहीं मिला के 1000, तो 1000 की संख्या 2,50,000 से तो कम ही है। मैं कितनों को कन्विंस कर पाऊंगा? अपने स्टूडेंट्स को, सबको तो कर नहीं सकता। तो लोगों ने कहा हाँ फ्री के मार्क्स मिलेंगे, सब फेल हुए, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया आईसीए ने। और आईसीए ने सजेस्टेड आंसर क्या दिया वो मैंने आपको दिखाई दिया। क्या आईसीए ने कहा? वो तो इमटेरियल है, उस पर फोकस क्यों कर रहे हो? जबकि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था? बासी। एक बच्चे ने ये भी आर्ग्यूमेंट किया, क्या आर्ग्यूमेंट किया? सर क्वेश्चन तो 2016-18 के हिसाब से है ना, मैं आज तुमसे कोई क्वेश्चन 1956 का पूछ लूंगा तो क्या तुम कंपनीज एक्ट 1956 भी पढ़ के बैठोगे होगे क्या? तुम तो 2013 ही पढ़ोगे। तो आपको जो भी आंसर करना है वो आज के हिसाब से करना है। वो तो तुम्हारा टीचर था जिसने बता दिया 50 लाख 2.5 करोड़। आप ये मत सोचना उस जमाने का क्वेश्चन है तो उस जमाने का जाके लॉ लगाऊंगा। क्वेश्चन में कुछ गलती है, फर्क नहीं, छोड़ो, इग्नोर करो। आज के टाइम में स्मॉल कंपनी मतलब क्या? 4 करोड़ 40 करोड़, चाहे वो क्वेश्चन पूछ रहे हो पुराने जमाने का, आज के हिसाब के लॉ लगाने को, कि हमने तो आज का लॉ पढ़ा है ना। और आज का लॉ क्या है? 4 करोड़ 40 करोड़। आज का लॉ क्या है? 120। आज का लॉ क्या है? कोई कैपिटल कोई टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज के हिसाब से बाकी सब चीजें इमटेरियल, टिरिंग टिरिंग। इस बात का ध्यान रखना। ये नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या इसे फिर पूछ सकते हैं? आप तैयार है ना? आई से ही अपनी गलती। चलो एक चीज मैं आई से का सजेस्टेड आंसर्स भी कभी कभी गलत होते हैं। ये बातें वैसे मैं इंटर के बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चों को भी तो वो नॉलेज होनी चाहिए जो इंटर के बच्चों को होती है। ये देखो, एक बच्चे ने एक बार आईसीए के ऊपर केस कर दिया था कि आईसीए तुम्हारे सजेस्टेड आंसर में तो ये आंसर है, मैंने डिट्टो वही आंसर लिख दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पास्ट पेपर देख के जाते हैं। किसी बच्चे ने पास्ट पेपर 2019 का भी देखा होगा, उसमें क्या लिखा था? 50 लाख 2 करोड़। बच्चा वही आंसर लिखा है, आईसीए ने कहा गलत है। लेटेस्ट लॉ पढ़ के जाना। तो बच्चे ने कहा तो फिर तुम अपना स्टडी मटेरियल बदलो ना, अपनी बुक अपडेट करो, बुक में तो गलत लिख रखा है। देखो आईसीए का आंसर सुनो। चलो एक, अब जब मैं लॉ पढ़ ही रही हो तो प्रॉपर लॉ पढ़ो। केस उठा था आईसीए वर्सेस शौनक एच सत्या का, ये सी इंटर का बच्चा था। इसने केस किया कि मेरा आंसर स्टडीमेट से डिट्टो मैच कर रहा है, फिर आपने मेरे मार्क्स कैसे काटे? आईसीए का आंसर सुनो। हम अपने हर स्टडी मटेरियल के नीचे लिख के रखते हैं, द सजेस्टेड आंसर होस्टेड ऑन द वेबसाइट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक्स फॉर इवेल्युएशन फॉर द स्टूडेंट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। आपकी जो कॉपी चेकिंग हुई है वो सजेस्टेड आंसर के तहत नहीं हुई, यानी आपके स्टडी मटेरियल में जो कुछ भी लिखा है आपकी कॉपी चेकिंग उसके हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि दैट बुक कैन कंटेन एरर्स, उसमें एरर हो सकते हैं। The answer are prepared by the faculty of board of studies with view to assist the student in their education। वो आंसर तो बस इसलिए बनाए गए ताकि एक बच्चे को एक आइडिया मिल सके कि ये क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा, बट वो आंसर सही है ऐसा जरूरी नहीं है। While due care is taken, जब हमने आंसर बनाया था तो हमने उसकी ड्यू केयर रखी थी। इफ एनी एरर या ओमिशन आर नोटिस्ड, अगर आपको गलती पता चलती है तो द सेम मे बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टडीज। तो आईसीए को चिट्ठी लिख के, तो मेरे को ऑडियो केबल चाहिए, तो कौन सा ऑडियो केबल वाला है? तो डायरेक्टर ऑफ स्टडीज को बता दो द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नॉट इन एनी वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द आंसर होस्टेड देयरइन। अगर आईसीए के स्टडीमेट और आईसीए के आरटीपी आईसीए के सजेस्टेड आंसर में और आपको जो आंसर लिखा है बेशक मैच भी करता हो, लेकिन आपका आंसर एक्चुअल आंसर से मैच, जो आंसर जिसने पेपर बनाया उसने आंसर ही बनाया होगा, उससे अगर मैच नहीं करता तो आपके मार्क्स हम काटेंगे। आप आईसीए, और बच्चा क्या बोल रहा है, मैं और क्या पढ़ लूं, मैं वही तो पढ़ सकता हूं जो आईसीए के स्टडीमेट में होगा। आईसीए कह रहा है 2 बॉडी होती है, एक होता है आईसीए बोर्ड ऑफ स्टडीज और एक होता है आईसीए एग्जामिनेशन, दो अलग डिपार्टमेंट हैं।
आपने जो भी एग्जाम फॉर्म भरा होगा उसकी वेबसाइट का नाम क्या है? www.ice.org.in नहीं, उसका क्या होगा? www.ice वो करवाता हूँ अभी, एक सेकंड ice.iceexaminationonline.com के भरा होगा आपने। यानी आईसी एग्जामिनेशन क्या पूछता है? हाँ भाई कोर्स में क्या है? वो कह रहा है कोर्स में ओपीसी है, ओके मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लूंगा। वो स्टडी मैट नहीं झांकता। बचपन में भी आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी या आर डी शर्मा भी पढ़ी थी? बचपन में कैसे आपने अकाउंट्स की बुक सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ा था या टीएस ग्रेवाल जैसी कोई बुक भी पढ़ी थी? तो बेटा पढ़ना पड़ता है, उस बुक्स में सब कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार फुल स्क्रीन कर देना सर, बच्चे इसको पढ़ लेंगे। एक बार फुल स्क्रीन कर दो, पढ़ लो एक बार दोबारा, किसी को समझ नहीं आता मिला, फुल स्क्रीन कर देना। इसमें लगनी है सर। एक बार ऑडियो चेक कर लेना सर। तो आपको जब भी कभी कोई ऐसी गलती पता चले, केस मत करना क्योंकि आईसे का तो सुप्रीम कोर्ट को आंसर आ गया कि भैया हमारे आंसर के बेसिस पे कॉपी चेक नहीं होती है, वो तो बस बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रखा है। बच्चों के ट्यूशन मास्टरों ने बता देंगे सही आंसर कौन सा है और गलत आंसर कौन सा है। कम अगेन। टीचर बता तो रहे हैं, इसलिए तो ट्यूशंस पढ़ रहे हो तुम इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कम अगेन। चलो, तो अगर आपको कोई भी चीज गलत पता चले, अब यहाँ पे एक प्रोफेसर अंकल हैं जो गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे देश का जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, नाम्बियार, रॉकेट जिन्होंने सबसे पहले बनाया था। So this behavioral pattern is only possible when the fluid is flowing downstream in the shock tube. So, Nambi, let's say you're right. I'm only human. I can make mistakes. But are you saying Asher Shapiro's textbook is inaccurate? Yes, sir, it's inaccurate. Oh, well, then, why don't you write to Asher Shapiro? Tell him to correct it, according to you. He'll be very glad to hear from you, Numbu. Okay, sir. Dear Mr. Nambi Narayanan, thank you very much for your letter. You're the first one to point out the printing and syntax error in my theorem in this version of the book. I'm surprised that it went unnoticed by the professors thus far, but all the same, I assure you it will be corrected. Thank you for pointing it out, and I wish you all the very best in your future endeavors, Mr. Numbu, from Asher Shapiro. तो अगर आपको कोई भी गलती पता चले तो आप भी क्या करें, आईसे को चिट्ठी लिख दें। आईसे अगली बार जब बुक बनाएगा तो आपको क्रेडिट देगा कि हमारी बुक को करेक्शन करने में इस बच्चे ने हमारा योगदान दिया, और हर बच्चा स्टडी मटेरियल में आपका नाम पड़ेगा एज अ क्रेडिट। तो गलतियां बताते रहा करो आईसे को। आईसे इंसान ही तो है, जिसने स्टडी मटेरियल बनाया क्या वो गलती कर सकता है? क्या जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया उसने वो मेहनती बच्चा था या वो नालायक बच्चा था? पास्ट के पेपर्स देखे, ये दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, और नया पेपर बना दिया। जबकि नया पेपर बनाने में क्या करना चाहिए उसको? मेहनत, नए क्वेश्चन सोचने चाहिए। आलसी था वो लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानेगा। आईसी ने आंसर में क्या लिख दिया? इट इज इमटेरियल। चलो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सब बच्चे, पढ़ो, फुल स्क्रीन करना सर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सब बच्चे। वाई इनकॉर्पोरेट करेक्ट ओपीसी, बहन को क्या बना लिया? ऐसे ही करते हैं लोग। बहन की शादी हो रही है जी की, और वो कहाँ जा रही है? इंडिया से बाहर, कनाडा। ठीक है, ड्यू टू दिस फैक्ट बहन कह रही है कि मैं विथड्रॉ कर रही हूँ अपनी कंसेंट, क्योंकि मैं तो अब रह ही नहीं पाऊंगी इंडिया में, तो मैं नॉमिनी पद से इस्तीफा देती हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है, प्लीज आप ए और बी क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ए क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी फॉर जी टू विथड्रॉ हर नॉमिनेशन इन द केस ऑफ ओपीसी इफ शी इज लिविंग इंडिया परमानेंटली? क्योंकि वो इंडिया में 120 दिन रह ही नहीं पाएगी, तो नॉमिनी पद से इस्तीफा देते, बेहतर ही है। अरे यस या नो? बी पार्ट का आंसर करो।
सोनम कपूर की शादी लंदन में हो गई है, बट सोनम कपूर तो इंडिया आती जाती रहती है ना। सानिया मिर्जा मैडम की शादी हो गई है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में तो आना जाना लगा रहता है ना। अगर इंडिया में कितने दिन रह ले, नेशनलिटी है ही, नेचुरल पर्सन है ही, और में तो ठीक है। अगर वो रह ले कैसे भी करके 120 दिन इंडिया में आके, क्या वो ओपीसी की नॉमिनी बनी रह सकती है? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आ गया ना समझ? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे सब बच्चे अभी। बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। बड़ा क्वेश्चन। ए इंडिया का सिटीजनशिप है, और ए है मतलब नेचुरल पर्सन है। इंडिया में रह भी रहा है पिछले फाइनेंशियल में आपके एग्जाम में ना ऐसा भी आ सकता है 181 डेज, क्योंकि पहले का भी 182 था। तो आपको ध्यान रखना है कि पता है इन क्वेश्चन में पता है फेल कौन होता है? इसमें वो बच्चे फेल होते हैं जिन्होंने 2019 से पहले पढ़ाई की होगी, फेल हुए होंगे, 2020 में पेपर दिया होगा और अमेंडमेंट नहीं पढ़ी। वो तो पुराना लॉ पढ़ के बैठे हैं ना। अरे हाँ है ना, उन बच्चों के लिए फेल करने के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि उनको तो अमेंडमेंट पता नहीं। तो आई से यहाँ क्या पूछना चाह रहे हैं? अमेंडमेंट पता भी है, कितना हो गया 120, ठीक है। 115 दिन रहा इंडिया में, बताओ क्या क्या वो एलिजिबल है ओपीसी खोलने के लिए? नहीं, आपका आंसर नहीं है। लेकिन बच्चा एग्जाम हॉल में पता है क्या कहता है? यस, क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ यस तो ये भी आंसर हो। इफ यस पूछा है तो मतलब अगला क्वेश्चन तो तभी बनेगा ना जब इफ यस होगा, मतलब ये ध्यान रखना, नो पे फर्म रहो, बिलीव करो क्या पढ़ा है तुमने। नो कह रहा है इफ यस, अगर हाँ होता तो क्या वो बी का नाम दे सकते हैं मेमोरेंडम एज अ नॉमिनी? बी के साथ दिक्कत क्या है कि वो 130 दिन तो रहा है, इंडिया का नागरिक नहीं है ना, तो बी को भी नहीं रख सकता। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो कॉन्टरवीन कर रहे हैं यानी वो मेंबर बन गया, बी को नॉमिनी बना लिया, तो यानी वो लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप बताएं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 10,000 नहीं बोलना है तुम्हें, एक्सटेंडेड मैक्सिमम होके कितना हो सकता है? 10,000 पर डे नहीं, टोटलिटी, और मैक्सिमम 1,000 पर डे की पेनल्टी लगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इजी पीजी। हाँ ठीक है, चलो। तो हमने ये पढ़ा लॉ, फिर हमने इसके ऊपर देखे क्वेश्चन, हमने ये भी देखे कि क्वेश्चन डिट्टो चिपक जाते हैं, बट आई से गलती नहीं मानता, ऐसे कहते हैं ट्रिंग ट्रिंग। ये मैंने टाइम पास के लिए दिया था, ठीक है। चलो अगली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, गवर्नमेंट कंपनी। पेज नंबर 134 पे आ जाएं, टॉपिक पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। जल्दी आएंगे प्लीज, आओ। नो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है पढ़े? हाँ, हम उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं जिस कंपनी में नॉट लेस देन 51, नॉट लेस देन 51 मतलब 51 चलेगा, 51 चलेगा, 51 से ज्यादा है तो और अच्छी बात है। अगर 51 या 51 से ज्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है किसने? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कुछ महाराष्ट्र ने, कुछ यूपी ने, कुछ मध्य प्रदेश ने, और टोटलिटी मिला के कितना हो गया 51। या फिर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कुछ एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब कैसे भी करके गवर्नमेंट क्या कर ले। एंड ये तो है ही। एंड अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो भी क्या कहलाएगी? ये बात समझ गए? वही वाली बात ध्यान रखना, मुझ पे लगा रंग पिया का। तो अगर होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडी कंपनी भी क्या होगी? गवर्नमेंट कंपनी होगी। और होल्डिंग कंपनी कब गवर्नमेंट बनेगी? जब उस कंपनी के शेयर 51% या उससे ज्यादा किसने होल्ड कर रखे हैं?
स्टेट गवर्नमेंट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलके टोटल कितना पेड अप शेयर कैपिटल ले रखा है, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे? अच्छा, जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, क्या उसके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? लोगों को लगता है, बट नहीं। गवर्नमेंट कंपनी ने सिर्फ शेयर ही तो खरीदे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है? आईएएस, पुलिस के लोग, आईआरएस, आईपीएस, ये सब होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय। लेकिन उसको फीलिंग वैसी आती है गवर्नमेंट वाली, क्यों? अगर गवर्नमेंट होल्ड करके बैठी है तो कंपनी को चला कौन है? ओआर कौन पास करवा देता होगा? गवर्नमेंट ही। और गवर्नमेंट कभी भी किसी का अहित नहीं चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब क्या? जॉब नहीं जाएगी, तो उस एम्प्लॉय को भी क्या लगता है, मेरे को तो निकालेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय को निकालेगी तो अगले साल वो गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आने वाली। फैक्ट है ना? तो गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय का बोला तो किसी इंसान का गलत तो चाहेगी नहीं, इसलिए वो एम्प्लॉय सिक्योर्ड फील करते हैं। पीएनबी का एम्प्लॉय ऐसी फीलिंग क्यों देता है? पीएनबी बैंक का एम्प्लॉय ऐसी फीलिंग क्यों देता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट का है पीएनबी, गवर्नमेंट ने पीएनबी बैंक के शेयर्स खरीद रखे, तो हमें लगता है कि वो कल अगर गवर्नमेंट वो शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच दे, क्या वो एम्प्लॉय तमीज से काम करना शुरू कर देगा? क्योंकि फिर उसको पता है मेरी जॉब जा सकती है अगर मैंने ढंग से तमीज से काम नहीं किया। गवर्नमेंट नहीं जाने देती एम्प्लॉय को। अब इसी में, बिकॉज आप जूरिस स्टूडेंट हो, मैंने आपको जूरिस स्टूडेंट बना रखा है। जूरिस मतलब लॉ, स्टूडेंट मतलब नॉलेज रखने वाले। अगर आप अच्छे नॉलेज रखने वाले लोग हो तो आप क्या ऐसी न्यूज से भटकोगे? अगर कोई न्यूज वाला कह रहा है मोदी ने देश बेचा क्योंकि मोदी ने एयर इंडिया को बेचा, आप मोदी समर्थक या नॉन समर्थक हो सकते हो, लेकिन इस न्यूज को जरा लॉफुली देखो, इस न्यूज को लॉफुली देखो, एज अ पर्सन मत देखो, एज अ लॉफुल देखो। किसी दिन किसी सरकार ने, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के 51%, एयर इंडिया के 51% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, तो एयर इंडिया क्या बन गई? गवर्नमेंट कंपनी। बट इसके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना है, नहीं है ना, गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब शेयर खरीद लो, गवर्नमेंट कंपनी बन गई। रिलायंस कंपनी के शेयर अगर गवर्नमेंट खरीद ले 51%, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या? गवर्नमेंट। कल अगर बेच दे तो नॉर्मल पब्लिक कंपनी की तो ट्रीट है, वैसे भी पब्लिक ही है, बोलो हाँ। बस गवर्नमेंट ने शेयर तो लिए हैं, यानी डिसीजन मेकिंग पे किसका फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट का फर्क पड़ेगा। यानी शेयर होल्डर्स में कौन बैठा होगा? गवर्नमेंट। और वो ओआर तो बड़ी आसानी से पास करवा लेगी, ऐसा पास कराने में शायद दिक्कत हो। ओआर तो हो गया 51, तो हम यहाँ है, वापस सुनेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने कितने % शेयर खरीद लिए? 51। किसके? एयर इंडिया के। और आज बेच दिए। जब खरीदे थे तब शेयर था सपोज 10 रुपए का, आज जब बेच रहा है तो शेयर है 434 रुपीज का। अब जितने शेयर्स होंगे उस पे 424 रुपीज मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। क्या उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करेंगे रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में? बोलो हाँ। क्या देश बेचा? और जो 10 रुपए बचे, पैसा तो 434 ही आया ना, ये तो प्रॉफिट है। और जो 10 रुपए बचे ये आप किसी उभरती हुई कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वो जब बड़ी होगी फिर उसको बेचेंगे। क्या मोदी ने देश बेच दिया? तो ये तो सेंसिबल काम है भाई। मेरे पापा ने कभी घर लिया था, वो 10 लाख का था, आज उसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपए है, बट पापा को पेंशन नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इस घर में रह के करोगे क्या? ये घर तो बेफालतू का है, कुछ पैसे तो कमा के दे नहीं रहा। कह रहे वैल्यू बढ़ी। मैंने कहा वैल्यू को क्या अचार डालेंगे? ऐसा करते हैं पापा, एक नया घर ले लेते हैं, इसको बेचते हैं 4 करोड़ का, 1 करोड़ का एक नया घर लेते हैं और 3 करोड़ बैंक में एफडी करवा देता हूँ, उससे इंटरेस्ट कमाओ, पेंशन भी होगी फिक्स। लेकिन दुनिया वाले क्या बोले? ऋषभ ने अपने बाप का घर बेचा, बाप को क्या बेघर। ये सही न्यूज है। मैं तो बल्कि पापा को घर भी दिला दिया और पापा की एक पेंशन प्लान भी स्कीम बनवा दी, बोलो हाँ। लेकिन दुनिया क्या बोल रही है? मोदी ने देश बेचा, मोदी ने देश बेचा। आप जो न्यूज सुन रहे हो उसको एज अ न्यूज मत सुनना, उसमें ना थोड़ा सा लॉ लगा देना। आप हो सकते हैं किसी प्रधानमंत्री के समर्थक, नॉन समर्थक, लेकिन लॉ को जरा इंटरप्रेट करो। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर बेचने से देश नहीं बिकता। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था, बेच दिया। प्रॉफिट होता ही कब है? जब परचेज के बाद सेल करो। अगर सेल ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा?
आई बात समझ? ये एग्जाम्पल किसी भी तरीके से किसी प्रधानमंत्री को पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं था, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। कल कोई नया प्रधानमंत्री आएगा, लोग उसको भी यही बोलेंगे उसने देश बेचा। अरे कुछ नहीं बेचा। गवर्नमेंट कंपनी को क्या कर दिया? प्राइवेट कंपनी बना दिया, दोबारा से पब्लिक कंपनी बना दिया। आज पैसा चाहिए बेच दिया रिलायंस को, आज पैसा चाहिए बेच दिया टाटा को, तो उससे तो प्रॉफिट ही हुआ। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपका क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कैसी कंपनी है? प्राइवेट है पब्लिक? पीवीटी लिमिटेड नहीं लिखा, लिमिटेड लिखा है, मतलब पब्लिक है। इसके पेड अप शेयर कैपिटल 6 लाख शेयर्स हैं, कितने रुपए के? 100 के। तो शेयर्स कितने हुए? 6 लाख। 6 लाख में से 2 लाख होल्ड कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 1,20,000 होल्ड कर रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट ने। 2 लाख प्लस 1,20,000 कितना हो गया? 3,20,000। क्या 6 लाख में देखा जाए तो 51 से ज्यादा है? हाँ हाँ, आप बताएं, क्या एसके इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंपनी है? पक्का या नहीं? चलो अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 करो। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, पक्का गलती करोगे। पहले इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करो। 10 करोड़ कैपिटल है 100 शेयर्स की, यानी कैपिटल शेयर कितने हैं? शेयर्स कितने हैं? समझ पाई? उसमें से नरेंद्र मोटर कितना होल्ड करके बैठा है? 5,05,000। इसे मैथमेटिकली लिख लो, 5,05,000 ऐसा होता है, यानी 5,05,000 इज नॉट 51%, 50.5 है। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बताओ, क्या शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ, कौन कौन पक्ष में? एक बच्चा, दो। ना कौन कौन पक्ष में नहीं है? पूरी क्लास ना के पक्ष में। हाँ क्यों? हाँ, हाँ इसलिए, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए तो 51 चाहिए होता है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ 5,05,000 50% है, 50 से ज्यादा है। आप कह रहे हो 50 से ज्यादा होने पर वो गवर्नमेंट हो जाएगी। नहीं, ये लॉजिक तो ठीक नहीं है। आपका भी ये लॉजिक है, तो आपका भी आंसर गलत है। अभी बताना, देखो 3 आंसर निकले। एक बच्चे ने क्या किया, उसने बोला बिकॉज 50 से ज्यादा है इसलिए गवर्नमेंट है, तो उसका तो कॉन्सेप्ट भी गलत, आंसर भी गलत। एक बच्चे ने क्या बोला, क्योंकि क्योंकि 51 से ज्यादा नहीं है इसलिए गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, उनका भी आंसर गलत है। तुम पता नहीं एक माइनर डिटेल मिस कर गए। सुनो ध्यान से, एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके अगर शेयर गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं 50% से 51% से ज्यादा या बराबर भी, तो ये ए लिमिटेड क्या है? गवर्नमेंट। तो यहां क्वेश्चन ये था ही नहीं, यहां क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है कि ए लिमिटेड क्या है, और ए लिमिटेड अगर किसी बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर ले तो बी बन जाती है सब्सिडियरी, जो आपने बोला था आज, और ए बन जाती है क्या? होल्डिंग। और होल्डिंग में गवर्नमेंट के रंग चढ़े हुए हैं, तो सब्सिडी भी क्या है? और होल्डिंग को सब्सिडी देखने के लिए क्या चाहिए? 51 या 50 से ज्यादा, और 50 से ज्यादा तो है ही। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है किस पार्ट से बना है? किसी भी इस पार्ट से बना है। देखो इस पार्ट से, द सेक्शन इंक्लूड्स कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। दोबारा ही बोल रहा हूं, एक कंपनी जो जो सब्सिडरी है किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की, वो सब्सिडी कंपनी भी क्या? गवर्नमेंट कंपनी। ये क्वेश्चन था,
और बच्चे 51% पे अटके रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया 51 तो बन गए गवर्नमेंट, और उस कंपनी की कोई सब्सिडी है तो वो भी बन गई गवर्नमेंट, और सब्सिडी के लिए 51 नहीं देखते, सब्सिडी के लिए तो 50% देखते हैं। तो फंसा दिया ना क्वेश्चन ने, फेल। नॉलेज भी है फिर भी फेल। तो क्वेश्चन को तमीज से पढ़ना है ताकि आंसर निकालो। या होल्डिंग सब्सिडी में घुमा फिरा के तुम्हें कहां फंसाया, आई बात समझ? क्या साफ साफ कह रखा है कि कहां गया कि नरेंद्र मोटर कैसी कंपनी है? ये तो है ही गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होगी वो चेक कर रहे हैं। सब्सिडी कैसे बन गई? 5,05,000, 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा। सब्सिडी भी क्या हो जाती है, मुझ पे लगा रंग पिया का, ठीक है। तो होल्डिंग अगर गवर्नमेंट है तो सब्सिडी, समझ गए? हाँ, अच्छा बोतल नहीं है। आओ, ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट आज इग्नोर कर देना, कल इस पे चर्चा करूंगा। अभी एक्सप्रेशन वाला पार्ट इग्नोर कर देना। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। आओ फॉरेन कंपनी पे आएंगे, पढ़े? हाँ हाँ, हम किसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे? गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में एक लॉ लगा रखा है, सपोज क्योंकि हम इनकम टैक्स के एक्सपर्ट नहीं है इसलिए हम इनकम टैक्स में जो भी बातें करेंगे मनगढ़ंत करेंगे, हम कंपनी लॉ की बातें कर सकते हैं। इनकम टैक्स ने बोल रखा है नॉर्मल कंपनी पे 30% टैक्स, फॉरेन कंपनी 35% टैक्स, यानी जो फॉरेन कंपनी है तुमसे ज्यादा वसूलेंगे। तो क्या हमें पता होना चाहिए फॉरेन कंपनी है कौन? आओ पढ़ते हैं। फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड कहां है? इंडिया से बाहर, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। एंड विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस कहां हो? इंडिया में। कैसे हो? या तो खुद से खोले या अपने एजेंट के थ्रू खोले। तो मैकडी ने फ्रेंचाइजी बांटी, तो मैकडी ने कैसे खोला है? एज अ एजेंट। या तो फिजिकली खोले या इलेक्ट्रॉनिक मोड से खोले। तो इंस्टाग्राम कैसे इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में प्ले सकता है, बोलो हाँ। और क्या इंस्टाग्राम, मैकडी, क्या ये लोग इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट कर रहे हैं? यस या नो? इंडिया में सेल परचेज हो रही है, इंस्टाग्राम के इंडिया के इंस्टाग्राम इसको पैसे देता है, और क्या एडवर्टीजमेंट ले रहा है, बोलो हाँ। बिजनेस एक्टिविटी भी चल रही है। तो आप क्या हो? तो फॉरेन कंपनी के लिए 3 चीज चेक करेंगे। पहला, इनकॉर्पोरेटेड इंडिया से बाहर हो, तेरा रजिस्ट्रेशन अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान कहीं भी हो। पॉइंट नंबर 2, इंडिया में तूने एक बिजनेस खोला, चाहे खुद से, चाहे किसी को फ्रेंचाइजी देके, या फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, और तू इंडिया में बिजनेस भी कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी भी कर रही है। तो तू क्या? चलो, मैंने आपको ये पढ़ाने के बाद आपसे कहा चलो बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो करो क्वेश्चन सॉल्व, करो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंपल क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन? कह रहे हैं माइक कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में। अरे इंडिया में ही रजिस्टर्ड कर दी तुमने, लेकिन इसका एक लाइसेंस ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया से बाहर, सिंगापुर में। तो कह रहे हैं भैया पहले तो फॉरेन कंपनी का मतलब बता दो। बता देंगे, हमें तो रट्टा मार के बैठे हैं। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? जो कंपनी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हो, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, इटसेल्फ, एजेंट, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, और इंडिया में क्या कर रही हो? बिजनेस एक्टिविटी। सुना दिया ये डेफिनेशन। एनालाइज करो और बताओ क्या माइक क्या फॉरेन कंपनी कहलाई जा सकती है? क्योंकि रजिस्टर्ड इंडिया में भाई। तुम नवंबर 2022 में मैंने आपको ये क्वेश्चन करा के भेजा क्वेश्चन बैंक से, आप खुश हो गए, आपने कहा हाँ सर हमें सब आता है, सर सब आता है। आईसीए के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, माइक सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहाँ है? इंडिया में। क्या है? आप बताओ क्या माइक फॉरेन कंपनी है? अरे है ना। एक बच्चा तो वैसे माइक देख के, सर मैं तो लिखा है, क्या लिखा है बेटा? सर इंडियन, सर फॉरेन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, ओ सिंगापुर यहां से यहां, यहां से वहां। ओह, तो पहली बात तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, माइक देख के एक्साइटेड मत हो जाना कि ये तो क्लास में हुआ था, क्लास के क्वेश्चन हिले हैं। दूसरा, एक बच्चा कह रहा है सर ये सिंगापुर कंपनी, सर ये है ही नहीं सर फॉरेन कंपनी। मैं कहा क्यों नहीं है बेटा? ये तो है सर, इन्होंने बताया नहीं बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
कभी कभी आई से टिरिंग टिरिंग नहीं भी देता। अगर एक क्वेश्चन बना हुआ है, एक्स ने वाई के साथ कांटेक्ट किया कि वो उसको मोबाइल फोन बेचेगा 20,000 रुपए में, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? लेकिन एक बच्चा है ना, उंगली करने वाले बच्चे होते हैं, से तो बताया नहीं एक्स और वाई मेजर है कि माइनर है, मैं कैसे बता दूं? अरे कभी कभी कुछ चीजें मिस होती हैं, एज्यूम करना पड़ता है। अगर पुणे में ऑफिस है तो ऑब्वियसली बात है ये पुणे से बिजनेस कर रहा होगा। रात मत फैलाना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आंसर लिख के आना। क्या क्वेश्चन में एक्चुअली बताया बिजनेस एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही? तो बच्चा सही भी कह रहा है। लेकिन प्लीज ऐसे ऊट पटांग काम मत करना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे तो एक एक डिटेल थोड़ी ना बताएंगे, फ्री कंसेंट है, कैपेसिटी भी है, वो नॉर्मल पूछेंगे एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सब तो क्या मानेंगे? है है समझो, कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन गलत कराता है बच्चा। चलो लास्ट एक और पढ़ते, पीएफआई और पढ़ते हैं। एम 10 मिनट का समय बचा है, पीएफआई और पढ़ लेते हैं। कहीं भी हम सी एंटर में पढ़ेंगे कि कंपनी पीएफआई से ये काम करवा सकती है, तो हमें पीएफआई का मतलब पता होना चाहिए। मतलब यही है कि पीएफआई एलआईसी है, आईडीएफसीएल ये पीएफआई है, यूटीआई ये पीएफआई है। इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट जिनका नाम लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस सेक्शन में, 465 में जिन जिन का नाम लिखा है वो सब पीएफआई है। इसके अलावा किसी और को भी पीएफआई घोषित कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पहले किससे पूछ के, किससे कंसल्टेंसी लेगा? आरबीआई से। और आरबीआई के लिए भी किसको ले जाएगा, हम किसको पीएफआई बनाए, वो कौन है एलिजिबल कंपनी? तो या तो वो कंपनी कैसे रजिस्टर्ड हुई हो, सेंट्रल या स्टेट एक्ट के थ्रू, या फिर पढ़ना ये बी पार्ट पढ़ लो भाई जल्दी से। सिंपल भाषा में गवर्नमेंट कंपनी, यानी कौन है एलिजिबल बनने के लिए? या तो गवर्नमेंट कंपनी हो, मतलब तो गवर्नमेंट कंपनी है ना, या तो गवर्नमेंट कंपनी हो या सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत वो कंपनी बनी हो, तो वो कंपनियां एलिजिबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं को क्या बना सकती है, पीएफआई, लेकिन किससे पूछ के? लेकिन अभी कौन है? एलआईसी, आईडीएफसीएल, यूटीआई प्लस वो इंस्टीट्यूट्स जिनका नाम कहां लिखा है 465 सेक्शन में। क्योंकि क्योंकि जो पुराना एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 वो तो खत्म हो गया, तो उस एक्ट के जिस सेक्शन में था उसको याद करने की जरूरत नहीं है। कौन से एक्ट में याद रखो? ऑफ 2000। तो उस एक्ट में पहले उसमें लिखा था, इस एक्ट में इस सेक्शन में लिखा है। तो इन सेक्शनों में जिनके नाम लिखे हैं वो सब क्या है? पीएफआई। लेकिन अगर नामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन कौन पीएफआई है? एलआईसी, आईडीएफसीएल, यूटीआई और वो इंस्टीट्यूट्स जो 465 में है, और वो इंस्टीट्यूट जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके कह दे कि तू पीएफआई है। लेकिन ऐसा करने से पहले आरबीआई से पूछेगी। अच्छा, कौन बन सकती है पीएफआई? सेंट्रल गवर्नमेंट बना भी किसको सकती है? उसी को जो जो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत बनी है, या वो गवर्नमेंट कंपनी मत लिखना, लिख के पूरा आना। वो तो मैं पढ़ाने में आसानी कर सकता हूँ, आपको पूरा लिख के आना है। पढ़ो 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 पढ़ो, पीएफआई पढ़ो। पम पम पम। लॉ कहता है इसलिए पूछेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, तो आरबीआई से लेना देना है। ठीक है जी। आज हमने कौन कौन सी पढ़ी? ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, पीएफआई। कल क्या पढ़ा था? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, और ये एक्ट लगता किस पे? जिस बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी प्लीज वो देख डालो, ठीक है। बाकी आपके प्यार मोहब्बत का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। अच्छे लगे तो like। आज के इतना काफी है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड।